अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जवाब आना था वो सुहेल अफरीदी का था। इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से एक जवाब मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नौइयत के और हक़ाइक़ के बरअक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मज़ाक के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा, यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पा हल नहीं होता। मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं है, मसला ये भी है कि फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार है। कारोबार, तालीम और मामूलात ज़िंदगी बार बार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मकामी आबादी को फ़ैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल से यह सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठकर गैर मुअस्सर पॉलिसियों पर असरार करने की बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल खतरे में। इस तनाजुर में यह बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस ज़मानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की बुनियाद रख देगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सके, तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को यह एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीक़ाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज पैदा करेगा? यानी पहले हमने ऑपरेशन किए, वो कामयाब नहीं हुए, 22 दफ़ा किए, 22 दफ़ा नाकामी हुई, तो इस दफ़ा कामयाब हो जाएगी, इसकी गारंटी क्या है? पहले इस पर तो बैठ के बात कर लें। आप हर दफ़ा ऑपरेशन करते हैं और ये कहते हैं कि इस दफ़ा हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पिछले 25 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में और 14,000 ऑपरेशन हो गए हैं, 22 बड़े ऑपरेशन हो गए हैं और अभी भी अमन नहीं आया। जब अभी तक अमन नहीं आया तो बैठो, बात करो, कोई और तरीका देख लेते हैं, ये वो कह रहे हैं। पॉलिसी साजी में शफाफियत, वाज़ेह अहदाफ और काबिल पैमाइश नताइज के बगैर किसी भी नए इकदाम से अमन के बजाय मजीद गैर यकीनी सूरत हाल जन्म लेने का खदशा है। वो सुबह जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 80,000 कीमती जानों की कुर्बानी दी, इसके अवाम और इनके जमहूरी मैंडेट को दहशतगर्दी से जोड़ना नहायत अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। एक रियासती इदारे के नुमाइंदे का इस तरह की मनफी सोच न सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मेरे अजीम मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि बारहा खबरदार करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को दोबारा दाखिल होने दिया गया और खुद साख्ता बयानियों के जरिए इसके फैलाव में इजाफा हुआ। 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद एक सूबे के अवाम को बेमकसद और गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराना हमारे शोहदा और इनके लवाहिकीन की कुर्बानियों की सरीह तौहीन है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस जंग में भारी कीमत अदा की है। पार्टी के ओहदेदारान, मुंतखब नुमाइंदगान और वज़रा दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। किसी को गोलियों से शहीद किया गया और किसी ने धमाकों में जामे शहादत नोश किया। ऐसे में एक रियासती इदारे के डायरेक्टर जनरल की जानिब से गैर जिम्मेदाराना और गैर मुदल्लिल इल्ज़ामात न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे मकबूल सियासी जमात के खिलाफ एक नफरत को हवा देते हैं, बल्कि ये तासुर भी जन्म देते हैं कि गोया किसी सियासी कुव्वत को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ने की ख्वाहिश पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है, जो एक खतरनाक और अफसोसनाक सोच की अक्कासी है। दहशतगर्दी और बदअमनी के मसले का देर पा हल निकालना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और एक तरफा फैसलों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कौमी जरगे के मुत्तफ़िक़ा एलामिये पर अमल होने दिया जाए। यह भी लाजमी है कि मुस्तक़बिल में फ़ैसले बंद कमरों और फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई पॉलिसीज़ के तहत किए जाए। देखिए वो क्या कह रहे हैं, बात वही है साथी कि जनाब आपने इतनी दफ़ा ऑपरेशन करके देख लिया। देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बारीक नुकता है, ज़रा आप समझिएगा। सिक्योरिटी की ज़रूरत हमेशा लड़ाई के माहौल में रहती है और जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं या इदारे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि लड़ाई लगी रहे। जितनी देर लड़ाई लगी रहेगी उनकी रेलिवेंस बरकरार रहेगी, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए हायर किए जाते हैं। तो हुआ यह है कि इतने लंबे अरसे से ये लड़ाई चल रही है, बार बार लोगों को उनके इलाकों से निकाला जाता है, उनकी चीज़ें तबाह कर दी जाती हैं, लोगों के साथ धोखा होता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज के नौजवानों ने भी बेचारों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान के आम आवाम ने दी हैं।
अब लड़ाई को दोबारा से शुरू करने के लिए दहशतगर्दों को वापस भी लाया गया और वो बाई डिजाइन वापस लाया गया। मुराद सईद और इमरान खान चिल्ला रहे थे, मैं उस पर वीलॉग कर रहा था, मुझे उस वक्त डंडा दिया हुआ था एसपीआर ने और आईएसआई ने कि ये तुम प्रोग्राम क्यों करते हो, दहशतगर्दों को वापस लाने के हवाले से बात क्यों करते हो तुम, और हमने क्या करना है। तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम उस वक्त भी कर रहे थे, मैं पाकिस्तान में था, मैं गिरफ्तार भी हुआ उन दिनों में। तो मामला ये है कि दहशतगर्दों को आप लेकर आए, अब जब लेकर आए तो उनको आप संभाला, आपसे फिर आप उनके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन अब मकामी लोग ये समझते हैं, जो कबायली लोग हैं वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के कुछ ग्रोहों से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और कुछ के साथ इनकी दोस्ती है। और वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी किसी भी ऑपरेशन के नतीजे में। ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं है बल्कि वसाइल पे कब्जे की लड़ाई है। मकामी लोगों को ये लगता है कि दहशतगर्दों के कुछ ग्रोह और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर हमारी जमीनों पर, हमारी मादनियात पर कब्जा करना चाहते हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब जिन लोगों का पहले माजी में नुकसान हुआ था उनके नुकसान का अदाला अभी तक नहीं किया गया और जो आम लोग हैं उनका नुकसान हमेशा दहशतगर्दों से और सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा होता है। ये वो वजूहात हैं कि लोग मुतनफ़र हैं। फिर डीजीआईएसपीआर ने यह भी स्टेटमेंट दे दिया कि मादनियात कोई जहेज में लेकर आया था। अब लोगों के दिमाग में ये भी है कि इनके दिमाग में ये है कि मादनियात हमने निकालनी है, तो मादनियात तो लोगों का हक है, वो पाकिस्तानियों का हक है, वो किसी इदारे की तो नहीं है, तो वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगेगा ना पैसा, या कोई कमा के अपनी जेब में डाल देगा कमीशन खा के, तो ये तो नहीं होगा। ये लोग ये समझते हैं कि इनकी जमीनों पर कब्जे होने चाहिए। इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने बहुत पहले इस हवाले से अपना बयान दे दिया था 2021 में। ये इमरान खान का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। कौन था? जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम। मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में लाई गई और दहशतगर्द लाकर बसाए गए। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यही सवाल हमने पिछले वीलॉग में पूछा था। तो इमरान खान साहब ने तो जेल से बैठ के जवाब दिया कि जनाब मैं तो दहशतगर्द नहीं लेकर आया, दहशतगर्द तो आप लोग लेकर आए थे। अब यहां पे एक स्टेटमेंट जो है ना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी है, बड़े सीनियर सियासतदान है। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए टीटीपी के कुछ लोगों को छोड़ा गया, इसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। मुज़ाकरात उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर शुरू किए गए और वो इसमें पूरी तरह शामिल थे। मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज से पूछा भी था कि आपके गारंटर्स कौन है, कौन गारंटी देगा, इसका क्या नतीजा होगा। एस्टेब्लिशमेंट के जिन मफरूजों पर यह गुफ्तगू शुरू हुई वो मफरूजे गलत निकले, यानी फिर एस्टेब्लिशमेंट का ही गलत, कसूर ही एस्टेब्लिशमेंट का था। आसमा शरादी साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने पूछा वहां पे कि जनाब सिविलियंस को तो कसूरवार कहते हैं, लेके तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आई थी, तो इनका कोई नाम ही नहीं आता, इनको कोई पूछता ही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल है ये पॉलिसी बनाने के लेकर आने हैं दहशतगर्द वापस, क्योंकि बॉर्डर पे तो ये खड़े हैं और फैसला भी इन्होंने किया था। तो एक के बाद एक गवाही दे रही है। अच्छा, इसमें ना डीजीआईएसपीआर ने एक और बड़ा काम किया, उन्होंने तारीफ की डीजीआईएसपीआर ने। पहले एक डाटा आपके सामने रखता हूं, ये जरा डाटा आप देखिए। ये दहशतगर्दी का डाटा है, ये काली लकीरें जो आपको नजर आ रही है ये दहशतगर्दी की हैं। ये देखें 2015 में दहशतगर्दी कितनी ज्यादा थी, 3.7K यानी 3700। 2016 में कम हो गई, 17 में मजीद कम हो गई, 18 में और कम हो गई, 18 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मजीद दहशतगर्दी बहुत नीचे चली गई। उसके बाद 2019 में और नीचे चली गई, 2020 में और 21 में थोड़ी सी बढ़ी लेकिन कंट्रोल रही। यानी 2018, 19, 20 और 21 ये दहशतगर्दी के कंट्रोल के हवाले से बेहतरीन साल थे। 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और दहशतगर्दों को वापस लाया गया। अगस्त में, सितंबर में, इन दिनों में दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान पहुंचाया गया, जिस पे मुराद सईद ने और पीटीआई ने बहुत शोर मचाया था। तो 2022 में दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई, अब दहशतगर्द वापस आ रहे हैं। 2023 में और बढ़ गई, 2024 में और बढ़ गई और 2025 में दहशतगर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट गए पिछले 10-12 साल के। तो ये दहशतगर्दी लेकर कौन आया? इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही थी, इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी ज्यादा नहीं हो रही थी बल्कि कम हो रही थी। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने ना एएनपी की बड़ी तारीफें की, नवाज शरीफ की भी तारीफें की कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। जरा पहले ये तारीफें आप डीजी की सुने, उसके बाद मैं बताता हूं कि एएनपी ने इनको जवाब कैसे दिया। एएनपी और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा पार्टी, गयूर पॉलिटिकल पार्टी, मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? ये जनाब डीजीआईएसपीआर ने कह दिया कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए। अब जरा जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए एएनपी वाले, जरा उनका भी आप स्टेटमेंट सुन लें कि वो क्या कहते हैं। ये मियां इफ्तिखार साहब जो प्रेसिडेंट एएनपी के हैं, एएनपी का इन्होंने नाम लिया ना, सुने जरा। फौज अगर दहशतगर्दों को मारना चाहते तो बड़ा आसान है, लेकिन दोनों एक है। आप स्वाद के हैं, आपको मैं गवाह बना देता हूं कि ये दोनों आमने सामने बैठे होते थे, लोग मर जाते थे, ये तो एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते थे। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। करो ना टारगेटेड ऑपरेशन, नहीं करते, इसलिए उसमें दहशतगर्द मरते हैं। और अगर दहशतगर्द को नहीं मारा जाता तो फिर पता चलता है ये तो निकल जाओ, हम ऑपरेशन करें। ये ऑपरेशन नहीं, ये जमीन खाली करवाना है, कब्जा लेना है, ऑपरेशन की बात नहीं है। इसलिए कौम नहीं चाह रही। दहशतगर्द को ये डिमार्केशन किसने दी कि इस इलाके में करो, इसमें मना करो, यहां पे जियो, वहां पे न जियो।
आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये अमन पंजाब में है, यहाँ पे क्यों नहीं? ये जनाब एएनपी की बहुत तारीफें की डीजीआईएसपीआर साहब ने, तो एएनपी का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा। अभी आपके सामने ना एमएल वली खान का मौक़िफ़ भी रखते हैं। एमएल वली खान जो एएनपी के सरबराह हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, जरा उनकी भी आप बात सुन लें, आपको सब पता चल जाएगा। कल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन हमारे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो इस जुमले से यही समझ आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान फिर पुख्तून और बलोच की तबाही से आएगा। हमारी दीर में एक इलाका है मैदान, वहां पे कल कुछ ड्रामाबाजी हो। ये ड्रामाबाजी हम बहुत देख चुके हैं। कोई 6 दहशतगर्दों को जेब से निकाल के वहां गिराया गया और फिर पूरे इलाके में खौफ और हरास और हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं और बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तारीख गवाह है कि हमने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। सुना ही नाज़रीन आपने, ये बार बार कहते रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमने किया पाकिस्तान में, और बार बार किया। तो ये तो एएनपी कह रही है, जिनको आप कह रहे हैं जी बहुत मुहिब्बे वतन। अभी हर मुहिब्बे वतन ये कह रहा है कि ये 2 नंबरी, ये फ्रॉड है। ये ऑपरेशन अगर ठीक होते तो 22 बड़े ऑपरेशन और 14,000 छोटे ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में अमन आ जाता। इमरान खान के दौर में अमन कैसे आ गया था? क्योंकि इमरान खान ने ऑपरेशन के साथ साथ एक प्रॉपर जो तरीका दहशतगर्दी को खत्म करने का होता है उसको अडॉप्ट किया था। इमरान खान ने यह कहा था कि दहशतगर्दी ऐसे खत्म नहीं होगी, आपको बातचीत करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर से, और फिर उसने अमन कायम करके दिखाया था। आज भी वही फॉर्मूला है। नवाज शरीफ साहब के बारे में इन्होंने कहा नून लीग, जरा नवाज शरीफ साहब की बात सुने आप। आज पाकिस्तान आपने अपना पेट काटकर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपे और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपे और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है? इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान में अकबर को मार दिया गया, बालाच मरी को मार दिया गया। ये पाकिस्तान में कराची के अंदर 48 लाशें गिर गई। जिस दिन 48 लाशें कराची में गिरी, उस दिन रात को शरफ ने इस्लामाबाद में जलसा करके इस तरह से सब पूरी कौम के सामने अपने ये बाजू ऐसे करके दिखाई देंगे, देखो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। ये इस तरह, ये इससे बड़ी गुंडागर्दी ज्यादती जुल्म क्या हो सकता है? और ये कौम देखती रहे, मैं तो नहीं देख सकता। जी नादरीन, ये आपने सुना, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी। अकबर बुट्टी को भी मार दिया, बलाच मरी को भी मार दिया, और कत्लो गारतगिरी का एक सिलसिला जारी है। हमने इनको बंदूकें, टैंक और बाकी चीजें लेकर दिए थे कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये तो हमें मार रहे हैं, कबायली इलाकों में लोगों को मार रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। देखिए, हर दौर के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोगों को शिकवे और शिकायतें रहे हैं, और जायज़ शिकवे और शिकायतें रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जारी किया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें यह कहा जा रहा था कि इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। तो मैं अभी बताता हूं कि इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये कभी नहीं कहा इमरान खान ने। हाँ, इमरान खान ने यह ज़रूर कहा था कि कौम का बाप कौन होता है। इमरान खान ने बताया था, अभी मैं आपको बताता हूं कि कौम का बाप कौन होता है। ये स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह होता है, मुल्क का बाप नहीं होता। इमरान खान ने कहा था कि वज़ीर आज़म मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम बच्चों की तरह होती है। अगर बच्चे भूखे हैं तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूंगा, अपने खर्चे कम नहीं करूंगा? इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 25 जून 2020 को कौमी असम्बली में यह खिताब किया था। वो तो कह रहा था कि वज़ीर आज़म बाप की तरह होता है। यहां पे डीजीआईएसपीआर ने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ बाप होता है। निकालो स्टेटमेंट दिखाओ डीजीआईएसपीआर साहब। इस लेवल पे आपको ऐसी बददयांती और ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कायदे आज़म हमारा बाप है, डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं। चलो, इमरान खान ने कम से कम इतना तो किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से या डीजीआईएसपीआर से ये मनवा लिया कि कायदे आज़म उनका बाप है। लेकिन ये तो बड़ी नाफरमान औलाद है, तो बाप का हुक्म ही नहीं मानती। बाप ने कहा था कि हलफ की खिलाफवर्जी नहीं करना, ये हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए, बता रहे हैं कि मेरा बाप कायदे आज़म है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने हलफ की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं, उसी बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। तो नाफरमान औलाद का क्या फायदा? और दहशतगर्दी के डाटा के हवाले से मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये जो आलमी डाटा है ना दहशतगर्दी का, इस हवाले से भी मेरे पास एक खबर मौजूद है, मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। ये जनाब जिस तरीके इंसाफ के हवाले से इबाहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है आलमी सतह पे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो इंडेक्स है, इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान पहले 5वें नंबर पे था। इमरान खान के दौर में 4 नंबर बेहतरी के साथ पाकिस्तान 9वें नंबर पे चला गया दहशतगर्दी का शिकार ममालिक की लिस्ट में, और अब जो है वो दोबारा से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया। 5वें से इमरान खान 9वें पे लेकर गया था, ये 9वें से दूसरे पे लेके आ गया। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट किया और दहशतगर्दी को बढ़ाया है। अच्छा, एक और चीज़ जो डीजीआईएसपीआर ने कहा ना कि एएनपी को गैर मकबूल किया गया, दहशतगर्दों ने उनको मारा, उन्होंने अपने सीने हाजिर कर दिए। यही बात तो इमरान खान ने की थी, और यही बात तो शानदाना गुलजार ने की थी कि दहशतगर्दों को इसलिए लाया गया ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाकर पॉलिटिकली उसको मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया जाए, उसकी हुकूमत को भी। लेकिन तरीके इंसाफ ने खड़े होने का फैसला किया, और आज एक भी जमात नहीं है, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी बड़ी जमातें हैं, फजलुर रहमान साहब हो, जमात इस्लामी हो, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, या ये एएनपी हो, या जो माजी में बहुत हमायती रहे ऑपरेशन के पीटीआई हो, ये सारे के सारे ऑपरेशन के खिलाफ हो गए। इनमें से कोई भी आज ये बात नहीं मानता कि ऑपरेशन होना चाहिए। और देखिए, माजी के किस्से निकाल निकाल के लोग दिखा रहे हैं
कि जहाँ पे जनरल सफदर जो है वो नेक मोहम्मद जो कमांडर था उसको 2004 के अंदर 3 के अंदर उसको वो गले में हाथ डाल रहे थे, निकाल के लोग सुना रहे हैं। लोग निकालकर साबिक जो डीजी आईएसपीआर थे उनके स्टेटमेंट निकालकर सुना रहे हैं, ज़ियाउल हक के स्टेटमेंट निकालकर सुना रहे हैं, परवेज मुशर्रफ के स्टेटमेंट निकालकर सुना रहे हैं कि किस तरीके से ये दहशतगर्दों को लेकर आया, उन्हें ट्रेंड किया, उन्हें माई बाप बनाया, उनको तैयार किया और जब दिल किया उनसे लड़ पड़े, जब दिल किया उनको दोस्त बना लिया। तो ये तो कारोबार की जंग लगती है। दूसरी जानिब इन्होंने एक और बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे नहीं भरे। ये इंतहाई मायूब बात है, बड़ी कमज़ोर बात की डीजी आईएसपीआर को। इस तरह का शिकवा तालिबान से नहीं करना चाहिए था कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मारते। पीटीआई ने अपने दर्जनों शोहदा की तस्वीर जारी कर दी हैं और उसमें कोई किसी इलाके का सरबराह है पीटीआई का, कोई जो है वो ओहदेदार है, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर का भाई है, कोई उनकी फैमिली है, तो वो उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें अपनी जारी कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पुरानी खबरें निकाल कर रख दी डीजी आईएसपीआर के सामने कि आपने गलत बयानी से काम लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, हत्ता कि इमरान खान साहब को गोलियां लग गई। अब देखें ना, इमरान खान साहब को गोलियां या तो दहशतगर्द मार सकते थे तो या वो मार सकते थे जो इमरान खान के दुश्मन थे, जिनके खिलाफ इमरान खान एफआईआर करवाना चाहते थे। तो आज डीजी आईएसपीआर ने यह भी कंफर्म कर दिया कि इमरान खान को दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया, उन्होंने ही किया जिन पे इमरान खान फिर एफआईआर करवाना चाहते थे। लगता तो अब ऐसे ही है। तो नाज़रीन, एक और भी शिकवा किया उन्होंने कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले नहीं आ रहे, दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाता है। अभी हाल ही में तो दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले आए, वो इतनी बड़ी दहशतगर्द है यास्मीन राशिद, उनके खिलाफ अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला दिया। अभी इतनी बड़ी दहशतगर्द आलिया हमजा, उससे भी बड़ी दहशतगर्द सनम जावेद, उससे बड़ी दहशतगर्द फलक जावेद, इतनी सारी, और सबसे बड़ा दहशतगर्द मियां महमूद रशीद, एक और बड़ा दहशतगर्द जो है वो एजाज चौधरी, उमर चीमा, दहशतगर्दों का सरगना। भाई इतने सारे दहशतगर्दों को तो दहशतगर्दी की अदालतें सजा दे रही हैं, और जब आप अदालतों से ऐसे काम लेंगे ना तो वो अपना असली काम नहीं कर सकेंगे। आपने इमरान खान के बुग़्ज़ में और नफरत में पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन ही तबाह बर्बाद करके रख दी है, इकॉनमी तबाह कर दी, अमन व अमान तबाह कर दिया, मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी, इंसानी हुकूक तबाह कर दिए, आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मीडिया को उजाड़ के रख दिया, पाकिस्तान की अदलिया को फंदे डाल दिए। कोई चीज़ पार्लियामेंट समेत आज पाकिस्तान में बाकी नहीं है। वो पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाले बंदों की क्लिप चला दी डीजी आईएसपीआर ने। एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर की क्या जरूरत है कि वो पार्लियामेंट जिसको इस्तिस्ना हासिल है, उस पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर आप कोई भी बात कर सकते हैं, आपकी पकड़ नहीं होगी। उस पार्लियामेंट के अंदर बात की हुई के ऊपर भी एतराज कर दिया। अंदाजा करें आप, आइन की खुली खिलाफ वर्जी, ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक